नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टॉक यशवीन जमाल के साथ। नाज़रीन, सिंध से एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की। समझा यह जा रहा था कि इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शायद बहुत सख्त रद्द अमल सामने आएगा, लेकिन बकौल शेख रशीद साहब के एक मक्खी तक ने पर नहीं मारा। शेख रशीद साहब ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब के फ्यूज जो है वो उड़ चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे। अब कुछ इस पर बात करेंगे कि ये किस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं जो हुकूमती रिस्पॉन्सिबल वज़रा की जानिब से आती हैं ऑपोजिशन को लेकर। दूसरी तरफ अगर देखें हुकूमती सफ़ों की खुद बात करें तो वहां पर भी कुछ इंतशार पाया जाता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक आजकल आमने सामने हैं और ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ सख्त स्टैंड लेने का फैसला किया है और कुछ ये भी इंदिया दिया है कि शायद वो मुस्ताफी हो सकते हैं अपने ओहदे से अगर मामला उनकी मर्जी के मुताबिक सेटल नहीं किया जाता या अगर उनकी जो बात है वो फाइनली प्रिवेल नहीं करती। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जिना अस्पताल गई, वहां पर उन्होंने अपने वालिद की इयादत की और वहां पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि फतह का मौसम करीब आ गया है। तो कुछ इस पर भी बात करेंगे कि क्या वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी, कोई स्पेकुलेशन या प्रिडिक्शन की है मरियम नवाज ने, आज किसी खबर की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है। इन तमाम तरह इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असेंबली इस्लामाबाद स्टूडियो से कुछ ही देर में सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से। बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर योर टाइम। सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सुलंगी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। सुलंगी साहब, आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामला, ये तनकीद हम देख रहे थे कि की जा रही थी कि शायद हुकूमत से बहुत सी चीजें संभाली नहीं जा रही हैं। सर, ये अब आपस की इन हाउस लड़ाई भी शुरू हो गई है। नईमुल हक साहब ने ट्वीट किया, उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा ही सख्त जवाबी ट्वीट किया, एक शेर जिसके अंदर लिखा, आपने भी डेफिनेटली देखा होगा। क्या हो रहा है हुकूमती हलकों के अंदर सर? देखें, वो आपको याद होगा ना कि जब हलाकू ने बगदाद पे हमला किया था तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो इस पर बहस कर रहे थे कि सुई के नाके में से ऊंट गुजर सकता है कि नहीं। मेरे ख्याल में वो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, एक ऐसी तरजीहात जिनका कोई सर पैर ना हो। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे मुल्क की मईशत के हों, और फिर अब जो सरहदों पर जो खतरात मंडला रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर सियासत चल रही है और हुक्मरानी चल रही है, उस पर मुझे नहीं पता कि आपको रोना आता है या हंसी आती है। समझ नहीं आती कि आप क्या कहें इस पर, क्योंकि जो सूरत हाल है वो तो बहुत तशवीशनाक है। आपने खुद बताया कि किस तरीके से जो मुशीर हैं नईमुल हक साहब, उनके और फवाद चौधरी के दरमियान, फिर फवाद चौधरी साहब बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक ज़माने में गुलबदीन हिकमत यार वज़ीर आज़म होते थे अफ़गानिस्तान के और अपने ही दारुल हुकूमत पर गोलाबारी करते थे, तो फवाद चौधरी साहब अपने ही MDPTV पर गोलाबारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुजाहरे करवा रहे हैं। और फिर आप ये देखें कि किस तरीके से परसों जो है वो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, ऐसे वक्त में जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, और ऐसी सूरत हाल में अहम तरीन जो फैसले लिए गए वो क्या थे कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को आप ECL पर डाल दें और उससे पहले जो है स्पीकर सिंध असेंबली को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया। और इसी इशू को लेकर ये जो इदारे का भी मामला है, उस इदारे के इश्यूज पर भी फवाद चौधरी ने काबीना को ब्रीफ करने से भी इनकार कर दिया। तो ये इस किस्म की रिफ्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि वहां पर चल रही है। मलिक अहमद खान साहब, आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं सर, ये नॉर्मल है, हो जाता है, दो लोगों की आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं, या हम ज्यादा आर वी रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन? नहीं, ऐसे होता नहीं है। ये यशविन आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, शेख रशीद साहब कौन है, ज़रा ये गौर करें। शेख रशीद साहब 1985 से मैं जानता हूँ कि वो असेंबली में आ रहे हैं और वो मोहम्मद खान जुनेजो के टाइम से लेकर आज तक की ऑलमोस्ट सारी असेंबलीज के मेंबर भी रहे हैं, विद एक्सेप्शन टू वन। वो जब भी कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट चेंज हुई है उसका हिस्सा भी रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज की खातिर हुई तो ये फ्रंट रनर्स में से होते थे। अगर कहीं कोई बातचीत करनी पड़ी और वो अगर किसी इदारे से बात करनी पड़ी तो फ्रंट रनर्स में से होते थे। तो शेख रशीद का ये ललकारना ऑपोजिशन को और फिर ये कहना कि इस तरह से उनको प्रोवोक करना
कि ये जो आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पे इन तिलों में तेल नहीं, इनके फ्यूज उड़े हुए हैं, हाँ, तो उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि ये सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएं। देखिए ना, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी खड़ी होगी तो असेंबली भी उनकी मेजॉरिटी है, सिंध की तकरीबन 70% और मोर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज रिटर्न्ड हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी एक मुसलमा हकीकत है और उनको इस अंदाज में ललकारना कि वो सिस्टम के साथ कोई एक मडभीड़ की सूरत इख्तियार कर लें, तो वो एजेंडे के बगैर नहीं हो सकता। तो शेख रशीद तो यकीनी तौर पर एक खुदकश बम्बार के तौर पर एक पोरस के हाथी हैं। इन्होंने अपना लश्कर रौंदना है, इमरान खान के लश्कर को यही हाथी रौंदेंगे। अच्छा, ये खुद को हमला वो खुद कर रहे हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश और ख्याल है या आपको लगता है कि करवाया जा रहा है? नहीं, देखिए, नहीं, शेख रशीद अपने तौर पर तो शायद कभी अपना खाना पीना भी नहीं करते, वो तो हमेशा उधार के ऊपर चलते हैं। वो उधार कहाँ से आता है पता नहीं, मुझे अगर इल्म होता तो मैं ज़रूर आपसे कहता, लेकिन ये तय है बात कि उनकी अपनी देख लें ना, आप ज़रा पॉलिटिकली थोड़ा एनालाइज कर लें, क्या उनकी कोई सियासी जमात है जो इतनी अहमियत की हामिल है कि वो कोई पॉलिटिकल सेटअप चेंज करके किसी प्राइमरी पोजीशन पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो वो तो एज अ टूल ही यूज़ होंगे जब भी होंगे। पहले इमरान खान ने उनको किया, आजकल हो सकता है कि कोई अरेंजमेंट उनकी इंटरनली पार्टी की रिफ्ट्स में से कोई एक ग्रुप निकाल के वो इमरान खान के ऊपर हमलावर होना चाहते हो, कुछ ना कुछ ज़रूर है। अदरवाइज शेख रशीद जैसा आदमी जो इतना तजर्बाकार भी हो और इतनी सियासी उतार चढ़ाव नशीबो फराज देखी हो, तो वो ऐसे रेंडेवू नहीं करता, खामखा की मुहिम जो नहीं करता। चले, आपने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए। सदाकत अब्बासी साहब भी आगे उन्हें गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सर बहुत शुक्रिया एक तो आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो शेख रशीद साहब की कितनी इंपॉर्टेंस है मौजूदा हुकूमत में, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले कहते होते थे कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो मैं और इमरान खान दो ही लोग हैं जो हुकूमत चलाएंगे। शेख रशीद साहब खासे इंपॉर्टेंट है और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि खटक रहे हैं और लोग उनके खाने और उनके पीनों का हिसाब रख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सियासी मुखालिफ हैं और वो इतनी सच्ची खरी चुभती हुई बातें करते हैं कि जो उनके सियासी मुखालिफ हैं उनको पकड़ा ही नहीं देते। और पिछले 5 साल आपने कहा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर जो कुछ वो कहते हैं उसको आप कौन करते हैं? नहीं करते बाजी साहब, गंदी बातें करते हैं। अच्छा चले, वो आपसे जो जितना अरसा मियां साहब के साथ रहे, आपकी पार्टी से कुछ सीख के भी आए होंगे, वो मेरी पार्टी का तो नहीं है। अच्छा, जो कुछ अगर जो कुछ गलत करते हैं तो वहां से सीखा है, बाकी जो है वो खरा होता है। नहीं, तरबियत तो वहां की है ना, हमारे पास तो तरबियत याफ्ता है ना। हमने तो उनका बचपन और उनका लड़कपन और जवानी जो है वो नवाज जी साहब खराब तरबियत वाले बच्चे अडॉप्ट क्यों किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? गलत हो जाता है, ये तो डेढ़ उम्र में गलत हो रहे हैं ना, आखिरी उम्र में ये गलत है। मलिक साहब, हमने बिल्कुल अपनी पार्टी अलायंस पे हमारी गवर्नमेंट है और हमें पता है कौन किस किस को कितना तकलीफ देता है, इसलिए ये ऐसी कहानियां डाल रहे हैं। आपको पता है ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार किसी की शक्ल नहीं देखते थे, वो तो अलग बात है कि उधर जमहूरियत ही नहीं थी, उनको पता था बड़े भाई छोटे भाई बैठ के दबा देते। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अच्छा, इनको तो मिजाज ही नहीं, इनको तो मिजाज ही नहीं। लड़ाई वाला इशू है, मुस्कुराती हूं। जरदारी साहब हैं, उनकी बहन है, उनका बेटा है, उनकी 2 बेटियां हैं, वो सारे जी हजूर करके जहां वो जो वहां से उनको लेटर मिलता है। पार्टी तो है ही नहीं यार। क्या वो कह रहे हैं अनडेमोक्रेटिक ब्रिगेड है, पार्टी थोड़ी है। वो आपको जाहिर है, आपको तो ब्रिगेड लगेगी, आपको सब कुछ ब्रिगेड लगता है, लेकिन कहते कहते आप वो कह देते हैं भाईजान जिससे पूरे मुल्क की सुबकी होती है। आप ये ब्रिगेड जो है ना, ये आप कहीं और चले मेरे सवाल का जवाब दे दे फिर। शेख रशीद साहब जो कुछ कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ अनडेमोक्रेटिक ब्रिगेड, इट्स क्वाइट अ पार्लियामेंटरी वर्ड। मैं ब्रिगेड को फौज का ब्रिगेड आप जनरल जिलानी से उसकी गोद से निकले और जर्नलों से पैसे लेके और असगर खान के हिसाब से आप ब्रिगेड नहीं है, और हम 22 साल की जद्दोजहद करके करप्ट लोगों को सजाएं दिला के हम आ जाएं। मलिक साहब आपकी भी आपने कैसे तय कर लिया बासी साहब की ब्रिगेड का लफ्ज सिर्फ फौज से मंसूब है? आपका जो दिल बोलते रहे। वो कह रहे हैं आपने कैसे तय कर लिया कि ब्रिगेड का लफ्ज सिर्फ फौज से मंसूब है? लेकिन सर ब्रिगेड का लफ्ज तो इनका अनडेमोक्रेटिक, मुझे बता दें, एक एमको की ब्रिगेड भी हो सकती है, एक पढ़े लिखे लोगों की ब्रिगेड भी हो सकती है। मलिक साहब भाईजान आप गोल मोल करके ना इस तरह की बयान दे के फिर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में माफी मांगनी पड़ती है। भाईजान सोलंकी साहब कह रहे हैं फायर ब्रिगेड भी होती है। नहीं, ये अनडेमोक्रेटिक कैसे होती है? सही कह रहे हैं। मुझे बताएं, जियाउल हक की गोद से निकल के सियासत में आना डेमोक्रेटिक है, जनरल जिलानी से पैसे लेके सियासत करना डेमोक्रेटिक है ना? मैं सवाल करता हूँ ना, मुझे बताएं वो जनरल कौन से थे? चले जवाब लेते थे, वो जवाब लेते थे, जवाब ले लो, जवाब लेते थे। एक जनरल का नाम भूल में गए, अच्छा नहीं, जिनसे पैसे लिए थे आईएसआई के दुरानी साहब।
जरा नहीं, दुरानी साहब, मैं जवाब लेते असलम बेग से पैसे लेना डेमोक्रेटिक है। मलिक साहब आपके सदके जाऊं, हम अनडेमोक्रेटिक है, आपकी मर्जी है। बात तो सुन ले, जो तकलीफ है मेरे भाई उसका कोई इलाज नहीं है। अब्बासी साहब बात तो सुन ले, अब्बासी साहब जी मलिक साहब जवाब लेते थे। ये अब्बासी साहब तारीख की सितम ज़रीफी है कि हर 10 साल बाद आप पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह, बहुत ही समझदार, और पीटीआई के उन लोगों में जिनसे हम प्यार करते हैं। अदरवाइज बाकी लोग तो आप कैसे, उनसे बात करने का दिल नहीं करता, आप तो फिर एक माकूल इंसान है। तो आपके साथ हम ये कहते हैं कि ये तारीख का जबर है। वो लोग बड़े ही जीरक सियासी होते हैं जब मार्शलाएं लगी हों और उनको सिविल हुकूमत की तरफ लेकर आए, वो जैसे भी लेकर आए उनको सलूट किया करें भाई। और जो सियासी प्रोसेस को मार्शलाओं की तरफ लेकर जाए वहां पर सोच होने की जरूरत है कि क्या अच्छा बिफोर और जो मार्शल लाओ में वजारत खजाना और वजारत आला है उनके बारे में एक जुमला बोल रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में वही कर रहे हैं जो फवाद चौधरी साहब पार्लियामेंट में करते हैं, बोलने नहीं देते। मेरा सवाल का जवाब ऑपोजिशन के सदके जाओ, लेकिन कोई बात तो करें। अनडेमोक्रेटिक ब्रिगेड 22 साल की, हम तो सुन ही रहे भाई। अब्बासी साहब जज्बाती ना हो। जी सोलंकी साहब आप ना 22 साल सोलंकी साहब 22 साल की जद्दोजहद हमने मारे खाई। मैं जियाउल मुशर्रफ के दौर में जेल में बंद हुआ, यकीन माने डंडे खाए। आप अनडेमोक्रेटिक करके लीडर को तो वज़ीर आज़म बनने की ऑफर की जनरल मुशर्रफ ने, आपने डंडे खाए ना सर, आपने डंडे खाए ना। आपके लीडर को तो मुशर्रफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने की ऑफर। उसके बाद हमने मुशर्रफ का पूरा मुकाबला किया। अब्बासी साहब जी 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 सुनेंगे अब्बासी साहब जज्बाती ना हो। आज ही परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि आधी से ज्यादा काबीना जो है वो तो मेरी है। मेरे सोलंकी साहब उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त सियासी माहौल मेरी वापसी के लिए साजगार है। मुझे ये बताएं, जरदारी साहब ने का तो मुशर्रफ की टीम से अलायंस था, उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, और मुस्लिम लीग में 146 लोग मुशर्रफ के फौरन बाद गए थे। हमारी तो मुशर्रफ से वैसे ही दोस्ती थी। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। सोलंकी साहब मैं आप ही की जाने पाऊंगी ब्रेक से वापस आके। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन अब्बासी साहब की ये खूबसूरती है कि वो हर सवाल के जवाब में एक और सवाल करके बात आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे सवाल का जवाब जरूर लूंगी जो मैंने आपसे किया। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शेख रशीद साहब की जो स्टेटमेंट्स वगैरह की, और सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे थे कि उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हुआ। मैं थोड़ा सा सोलंकी साहब, वैसे बाकी सारी बातें होती रहती हैं, सारे मामला स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं बहुत से लोगों की जानिब से, लेकिन एक गवर्नमेंट का सिटिंग मिनिस्टर ये कहे जी कि कह रहे थे जी पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन एक मक्खी तक ने पर नहीं मारा, क्यों प्रोवोक करते हैं सर? ये किस किस्म का एटीट्यूड है? खान साहब कहते हैं कंटेनर मैं दूंगा, आ जाए प्रोटेस्ट करें। ये पहली दफा ही हुकूमत देखी है जो खुद अपोजिशन को कहती है आ जाओ हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करो। देखें जी, अभी मेरे भाई अब्बासी साहब ने कहा है कि शेख रशीद सच्ची और खरी बातें करते हैं। तो अब मुझे डर ये लगता है कि कहीं आप शेख रशीद की जो खान साहब के बारे में जो बातें थी उनसे इत्तेहाद से पहले कहीं वो ना आप चला दें, क्योंकि उनको अब्बासी साहब सच्ची और खरी बातें नहीं कह सकेंगे। तो ये शेख साहब जो हैं वो एक ऐसे मिसाइल हैं जो खुद ही चल पड़ते हैं, और अभी ऑन एयर अब्बासी साहब जो कुछ भी कहें, लेकिन अपने दिल के अंदर वो महसूस करते होंगे कि शेख रशीद जैसे जो किरदार हैं वो पीटीआई जैसी जमात के लिए जो अपना एक इमेज बना रही है उसके लिए असासा कम और बोझ ज्यादा है। बाकी अब्बासी साहब की मर्जी है, लेकिन सर वो रेलवे मुलाजमीन से मिसाइल बनवाने की बातें कर रहे हैं, आप उन्हें हल्का लेते हैं, आपने उन्हीं को मिसाइल डिक्लेयर कर दिया। जी वो बहुत सारी बातें करते हैं। अब उनके इल्म और उनकी कद्र व मंजिलत का मुकाबला तो हम लोग नहीं कर सकते ना। वो तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये इस लिहाज से तो ठीक है कि शायद हुकूमत के लिए कोई हेडलाइन बनवा लें, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, चाहे वो अंदरूनी हो या जो खतरात इस मुल्क के लिए हैं मौजूद, उस हवाले से ये कोई मेरे ख्याल में इस हुकूमत को इससे कोई मदद नहीं मिल रही। बाकी अब अब्बासी साहब और उनकी जमात जाने, लेकिन ये कुछ ऐसी अयाशी कर रहे हैं
जिसका इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सर ये खरी और सच्ची बातें करते हैं शेख रशीद साहब, मलिक अहमद साहब, अब्बासी साहब कह रहे हैं तो उनकी सच्ची और खरी बातें। वैसे टू बी फेयर एक बात तो उन्होंने सच्ची नहीं कही कि आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो क्या पीपल्स पार्टी या ऑपोजिशन की दीगर जमातें अब इस तरह की चीजों पर रिएक्ट नहीं करना चाहती, नहीं करेंगी या कर सकती ही नहीं है? कैपेसिटी का इशू है? नहीं देखिए याश्विन, मैं ऑन अ सीरियस नोट, पहले तो अब्बासी साहब से हमारी वैसे क्योंकि एक दिल लगी है थोड़ी बात उस तरफ चलेगी जी। देखिए स्पीकर असेंबली की गिरफ्तारी इतनी उसके अंदर इतना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। अगर नैब ने उनके खिलाफ, नैब के पास कोई सबूत थे तो पब्लिक डोमेन में आते, क्योंकि स्पीकर का मनसब ये तकाजा करता है। और स्पीकर के ऑफिस पे जो पार्लियामेंट है जिसके अब्बासी साहब भी मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ, और वो अवामी नुमाइंदों की वो बुनियादी तौर पे जो पार्लियामेंट की अपनी अथॉरिटी फ्लो करता है वो स्पीकर के ऑफिस से करता है। तो स्पीकर के मनसब का इस गिरफ्तारी के साथ बेतौकीर होना लाजिम है। ये हो नहीं सकता कि आप स्पीकर के ऑफिस की जो सैंक्टिटी है इस गिरफ्तारी के साथ इरोड ना हुई हो। अब आगा सिराज दुरानी इन पर्सन करप्शन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, तो इसके ऊपर कोई नैब को ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए था जो इजीली प्रेडिक्टेबल होता, और उसके साथ वो उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रेन करवा सकते थे पहले, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नैब ही एक स्टैट्यूट की क्रिएशन है। तो जब अदारे एक्ट करते हैं तो वो इस तरह से एक्ट नहीं करते कि दूसरे अदारों को बेतौकीर करें, उनकी इज्जत को पामाल करें। तो ये एक गलत अंदाज में उठाया गया कदम है। अच्छा चले, जहां तक इंस्टीट्यूशन की बात है, जहां तक इंस्टीट्यूशन की बात है, आई टेक योर पॉइंट, ये बात ठीक हो गई। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि ये तनकीद की जाती है कि अगर पीएमएलएन की लीडरशिप को हाथ लगाएं तो आप लोग कहते हैं जमहूरियत और मुल्क खतरे में है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को हाथ लगाएं वो कहते हैं सिंध खतरे में है, सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। इस अरेस्ट के बाद भी यही किया पीपल्स पार्टी ने। डोंट यू थिंक ये भी थोड़ा सा अनफेयर है? नहीं, हम कतई तौर पे देखें याश्विन, इसमें दो बातों को आप कभी अलहदा नहीं कर सकती ना, कि इसका एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है, इस गिरफ्तारी का भी एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है। अगर तो हम ये समझें कि ये जितनी नैब की एक्टिविटी है ये बायस से बालातर है, इसके अंदर तासुब नहीं है, तो फिर तो आपका ये नुक्ता, और जो भी साहब ये कहते हैं उनका ये नुक्ता दुरुस्त है। और अगर ये बात जिसके अंदर नजर आए कि एक बिल्कुल एमिनेंट मेलाफाइडी बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है, किसकी मेलाफाइडी इंटेंशन नजर आती है? हुकूमत की? देखिए नैब के लॉ को एज अ टूल यूज किया जाना, ऑब्वियसली जब हम अलेज करेंगे तो हम गवर्नमेंट को अलेज करेंगे ना। देखिए जब हुकूमत पीटीआई की, मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं, अगर आपके पास वक्त है तो मुझे सिर्फ एक क्लियर मिनट दे दें। जी जी जी। देखिए होता क्या है कि जब आप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेंजमेंट में जा रहे होते हैं ना, तो गवर्नमेंट्स के आखिरी साल में पीटीआई की एक पिटिशन गई, पहले लाहौर हाई कोर्ट में गई, जिसमें 56 कंपनीज की बेसिकली उन्होंने इंक्वायरी मांगी जो पंजाब की पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी। फिर वही पिटिशन एज अ सुओ मोटो पिटिशन कन्वर्ट हुई, और फिर वही पिटिशन जो है एज अ कंप्लेंट चली गई बतौर नैब की इन्वेस्टिगेशन के। तो पीटीआई उसकी मोहरक थी, हाई कोर्ट में लेकर गई, वहां पर क्योंकि दोनों वकला मौजूद थे, लेकिन जब उसको यूनिलैटरल प्रोसीडिंग्स में लेकर जाया गया सुओ मोटो की, तो फिर उसको उठाकर आपने ऑर्डर करके भेज दिया कि पंजाब की 56 कंपनी का, और एक ऑडिटिंग प्रोसेस के जरिए आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो ये वाकयात तयन करते हैं कि ये साइकिल चलता कैसे है। तो जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड को अरेंजमेंट होगा और उसके नतीजे में फिर बाद में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे, बार बार कहेंगे, एक रिटोरिक होगा, और उस रिटोरिक का फिर आप नतीजा देख लें। क्योंकि आज मैं अब्बासी साहब से ये तवक्को करता हूँ। जी चले मलिक साहब, मैं अब्बासी साहब से मैं ये जी उन्हीं की जानिब जा रही हूँ, उन्हीं से पता कर लेते हैं। जुमला कह लें। जी जी जी। नहीं, मैं एक सवाल कर देता हूँ ताकि उसका जवाब मिल जाए। जी जी जी। देखिए गवर्नेंस के एतबार से दो केसेस बने थे। एक आशियाना का केस बना था, तो आप देख लें उसका फेट पहली जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी प्राइमा फिशाई भी वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। और कोर्ट ने बिल्कुल कल जब बेल की प्रोसीडिंग में जहां पे टेंटेटिवली असेस करना है, सरसरी तौर पे देखना है, तो कहा कि कोई ऐसे शवाहिद, कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिनकी बुनियाद पर बिल्कुल जी लाहौर हाईकोर्ट का डिसीजन जो है वो बिल्कुल सामने है। वो आप सबने देख लिया। आप लोग भी अपनी गुफ्तगू में मेरे ख्याल है अभी आप भी कह रहे थे कि हम करप्ट लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। जनरली भी पीटीआई का ये एक नैरेटिव तो है जी कि करप्ट लोग जो है वो सारे जेल के अंदर होंगे। इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए, ये भी कोई एक नाम भी बता दीजिए कि किस पर अभी तक केस एस्टैब्लिश हुआ, कौन सा करप्ट है जो जेल चला गया। मैं
तो नैब को कोई बहुत मौसर करप्शन कंट्रोल का इदारा नहीं समझता, बहुत मौसर नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जिन लोगों ने नैब को बनाया और जिन लोगों ने नैब को परवान चढ़ाया वो यही लोग थे। और मेरी समझ के मुताबिक या मुझे थोड़ा सा वो कहना दें कि अलेजेडली वो करप्ट लोग थे। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले और नून वालों ने पिछले 5 दौर में इंतहा दर्जे की करप्शन की। ये हमारा इल्जाम है, ये हमारा इल्जाम है, आप उसको साबित करें। एक तरफ अरबों खरबों की करप्शन होती है, वहां पे इतने तगड़े वकील, इतना स्ट्रांग उनकी बैकिंग, उनकी ब्यूरोक्रेसी में उनका इन्फ्लुएंस, जो एविडेंस को खराब करना। दूसरी तरफ मातड़ से वकील है नैब के पास, उनके पास बेचारों को वो क्या डिफेंड करेंगे? क्या व्हाइट कॉलर क्राइम दुनिया में जो लोग करते हैं और जिन लोगों की पूरी 7 बर्र-ए-आज़म में प्रॉपर्टी बनी हो और गवर्नमेंट में आके बनी हो, वो आपका ख्याल है इतना आराम से सजा याफ्ता हो जाएंगे? एक गुजारिश कर लूं, बीइंग अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल वर्कर, मैं सुने ना, एक ऐसा इदारा जिसके पास मातड़ से वकील है, जो आप कह रहे हैं, आप लोग फिर उसको रिविजिट करें ना सर, बजाय इसके कि आपने एहतसाब के अमल का भी मजाक बनवा दिया। मैं याशीन उधर ही आ रहा हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में नैब जो है सही मानों में करप्ट लोगों को पकड़ने में नाकाम हुआ है अभी तक, और वो सारे बच जाते हैं। पूरी दुनिया को ये एनुअल यकीन है कि जिन लोगों के पे एलिगेशन हुई है, जो लोग उठाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं या उधर से उठाए जा रहे हैं, उन पे कौम समझती है कि वो अलेजेडली करप्ट हैं। ठीक है, अब ये इनकी खुशकिस्मती है। मैं तो नैब को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन नैब की खामियां हैं जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। खामियां क्यों हैं? ये अपने दौर में नाखून तराशते थे नैब के, अपने दौर में उनके पर काटते थे। इन्होंने कोई कानून ठीक नहीं किया। इनका ख्याल था कि हम ये ले दे करके गोल मोल करके फिर आ जाएंगे। ऐसा ना करें, इसका मतलब है फिर एक टूथलेस नैब आपको भी सूट करता है। आपके भी बहुत सारे लोग हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त आई थी पीटीआई के लोगों की, तो अगर जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने 5-5 साल गुजार के और मजे से प्रॉपर्टीज बना के और हमारे इल्जाम के मुताबिक करप्शन करके आज वो बैठ के उसी नैब को तनकीद कर रहे हैं। उनका तो एंटी करप्शन का नैरेटिव ही नहीं था ना। तो मैं उनसे सवाल नहीं करूंगी, आपका नैरेटिव है। अगर पीटीआई भी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, हम समझते हैं कि ये जो अलेजेडली करप्ट लोग हैं ये हमें नैब ठीक नहीं करने देंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इस नैब को एम्पावर करें, इसके कवानीन को सही करें। और जो कुछ इनकी बातों में वजन है, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि वो एक फेयर तरीका होना चाहिए। सर मुझे समझ ये नहीं आता कि एक इदारा जो बनाया ही करप्ट लोगों ने बकौल आपके, कैसे उसको एम्पावर करना फिर क्या होता है? नहीं, एम्पावर करने का मतलब ये है कि जो चेयरमैन के पास इख्तियारात हैं लोगों को अरेस्ट करने के, जो इन लोगों ने जुल्म किया कि वो नहीं ठीक किए, तो वो अब इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। जिसके भी खिलाफ जाएगा वो कहेगा मेरे साथ जुल्म हो गया। शहबाज शरीफ के साथ भी जुल्म हुआ ना? नहीं, मैं तो समझता हूं कि उनका इख्तियार है। आईन और कानून के मुताबिक कल वो सदाकत अब्बासी को असासे बियॉन्ड मीन्स पे उठा ले, नहीं क्या करेंगे? उनका राइट। कानून रिविजिट करेंगे, चेयरमैन बदलेंगे, इदारा बंद करेंगे। मैं समझता हूं कि कानून इनके साथ बैठ के ये थोड़ा सा अभी जल्दी में ना, अभी ये इनकी जरा थोड़ा सा बंदिशें आगे पीछे सेट हो जाए। इन्हीं करप्ट लोगों के साथ बैठ के आप करप्शन के इदारे को ही रिविजिट करेंगे? क्या कर सकते हैं? ये जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, वो हैं तो है ना, इस सिस्टम की पैदावार तो है, इनके बगैर आइन के बाद तो नहीं जा सकते। जी मलिक साहब, हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक जुमला जी मैं ये कह रहा हूं कि अफसोस का मकाम ये है कि अब्बासी साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी, जिम्मेदार और समझदार बंदा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया जो साबित हो गए। हाँ। उस पर तो उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए। मेरिटोरियस मलिक साहब, आप साफ पानी का केस नवाज शरीफ दौर में बना है भाई, हमें क्यों इल्जाम देते हैं? तो मैं क्रेडिट देना कि ये तो अपना एहतसाब कर रहे थे अपने ही दौर। अगर आप सुने अगर आप बच के आगे हैं, मैं आपको बताता हूं, जुमला बोले तारीफ, आपकी तारीफ सुने भाई, मुझे अगर आप बच के आगे हैं आपको मुबारक हो, आप नहीं कहेंगे। चलो सवाल मेरी बात सवाल ले लें। नहीं ये नहीं जी मलिक साहब, मेरा एक सवाल ले लें। जी मलिक साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपके ऑपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद ने इल्जाम लगाया, एक पिटीशन डाली झूठी। उस पिटीशन पर जो मुद्दा बना वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ, मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन उन्होंने भी ये उठाया और इतनी शिद्दत से उठाया, बार बार उठाया, और उनके साथ उनकी पूरी पार्टी ने उठाया। और जब साफ पानी पहली जुडिशियल स्क्रूटनी से निकला तो हमारा मौकफ दुरुस्त साबित हुआ। तो फिर जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए ना। मियां महमूदुर रशीद साहब को पब्लिक को मैं एक सिंपल बात करूं, कमजोर लोग ताकतवर लोगों के सामने बैठ गए और ताकतवर लोग करप्शन करने के बाद भी बच गए, लेकिन फिर भी आपको मुबारक हो, आईनी और कानूनी प्रोसेस में आप सुरखरू हैं। यार बड़े अफसोस की बात है। आप सुरखरू साहब, नहीं जी मलिक साहब, जब आप सुरखरू है ना, आपने अदालत से छुट के आ गए, नहीं बात तो सलाम।
हम तो समझते हैं कि निजाम फेल है कि इतना सीधी सीधी करप्शन को नहीं पकड़ ऐसे नहीं अब्बासी साहब, ऐसे नहीं अब्बासी साहब, ऐसे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि एक इल्जाम जो बिल्कुल ही बेबुनियाद हो, चले आप ये छोड़ें कि मुझ पर लगा और आपने लगाया, एक जो बेबुनियाद इल्जाम हो और जो अदालत में साबित हो जाए कि बेबुनियाद इल्जाम था, तो बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले शख्स को अपने इस किए पर शर्मिंदगी और माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? सिर्फ इतना सवाल है। देखिए, अगर वो इल्जाम से अभी तक ना बरी हुए, नहीं लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है ना, उसी हवाले से नहीं, तो जमानत जो हुई है ना, अभी फैसला तो नहीं हुआ। बात करो, नहीं कहते मैं एक जेनेरिक, चले जेनेरिक की जवाब दे दें कि अगर ऐसा हो तो नहीं, मेरी बात सुने, मैं दोबारा कहता हूं यार, एक सुन लेना, पाकिस्तान का अदालती निजाम फॉल्टी, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, कुछ चीजें आपको पता है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अगर हम साबित ना कर सके, हम शर्मिंदा है ना यार, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं इस निजाम से। इस निजाम में लोग करप्शन करके निकल जाते हैं, हमने इल्जाम लगाया, सुन लेना तो यार, शर्मिंदा हो रहे हैं। साहब से शर्मिंदा हो लेते हैं हम सब लोग बहैसियत कौम, 11 साल जेल काटी, उन्होंने कुछ साबित नहीं। मैं यही कह रहा हूँ ना, क्या मुस्लिम लीग नून आसफ जरदारी के सामने शर्मिंदा हुई थी? नहीं, वो तो फिर सबको होना चाहिए ना। फिर उसके बाद कैसे मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, इजाजत दीजिएगा सुलंगी साहब। बहस में नहीं हूँ यार, मलिक साहब इजाजत दीजिएगा। सुलंगी साहब, ये जो करप्शन के खात्मे का इदारा है, उसको एम्पावर करेंगे, उसको ठीक करेंगे करप्ट लोगों के साथ बैठकर, ये कैसा है सर? खूब नहीं है? कमाल। देखें, एक तो जो तारीख है उसको ठीक कर लें। नैब नवाज शरीफ ने नहीं बनाई थी, नैब परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी, और बुनियादी तौर पर पार्टियों की तोड़फोड़ के लिए बनाई थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाई थी। ये अफसोसनाक बात है कि मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी ने अपने दौर में इस काले कानून को तब्दील नहीं किया, इसको पहलू बनाया। सर, हम इसी पहलू की बात, और इसमें अब बात यह है कि अब्बासी साहब, अब आप सिर्फ पीपुल्स पार्टी और नून लीग को इस पे इल्जाम नहीं लगा सकते, वो अब हुकूमत में नहीं है, अब आपकी जमात हुकूमत में है। आपको चाहिए कि आप नैब का जो कानून है उसमें तब्दीली के लिए एक कानून लाएं पार्लियामान में, और उसमें वो तमाम गिरोह जो शामिल नहीं हैं, जो एहतसाब के दायरे से बाहर हैं, जो जजेस हैं, जो जर्नल हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आप उस दायरे के अंदर लाएं, उसको बेहतर करें। अब आप ये पार्लियामेंट चलने देंगे तो ना, ये रोज आके तो रोते हैं कि हमें पकड़ा के। मुझे लगता है कि आसिफ साहब की हुकूमत पर पहला हमला आप करने जा रहे हैं। ये सर क्या बात कर दी आपने? इसको अभी आप ये कैसे, ये अभी जो शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत हुई है, उस पे जो केस था उसके बारे उसको पढ़े तो अब मलिक साहब आपको बताएंगे, तो उसमें क्या चीज साबित हुई है। इंजीनियर कमरुल इस्लाम को जिस तरीके से आजाद किया, और उन जो कोर्ट के जो कमेंट्स हैं, तो आपको पता चलता है कि कितनी अच्छी जो है वो ये कार्रवाई हो रही है। कमजोर प्रोसिक्यूशन। चले आप सुलंगी साहब एक ब्रेक, मलिक साहब एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं, जो पॉइंट अभी सुलंगी साहब रेस कर रहे थे, और कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी है उस पर भी बात करेंगे। ये फतह का मौसम कैसे करीब उन्होंने आता हुआ देख लिया, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मुर्तज़ा सुलंगी साहब, ब्रीफली पहले कमेंट आपसे ले लूं, क्योंकि आप अभी अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि इस कानून को, इस इदारे के सारे मामलात को रिविजिट करने की जरूरत है। अब्बासी साहब कहते हैं पार्लियामेंट को ये चलने ही नहीं देती ऑपोजिशन, तो हम कैसे रिविजिट करें? देखें, अभी अब्बासी साहब इसका जवाब देने के जो 6-7 महीने तक पार्लियामान की कमेटियां जो है वो नहीं बनी, तो उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर है या शहबाज शरीफ पर है या आसिफ जरदारी पर है? शहबाज शरीफ। वो इसलिए, और फिर आपने वो बात मानी। आपने एक रिवायत बनी थी 10 साल की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैनशिप की बनाने की, जिसकी इमरान खान ने मुखालफत की थी कि ये मैं नहीं होने दूंगा। आपने बात मानी, मानने के बाद अब फिर आप उस बात से मुकर गए, दूसरी जो कमेटियां थी वो नहीं बनी। तो ये इल्जाम सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ पर डालना, पार्लियामान को चलाना बुनियादी जिम्मेदारी हुक्मरान जमात की होती है, हिज़्ब इख्तिलाफ की नहीं होती है। तो ये बात कहना कि जी वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी है। आपने कौन सा कानून पेश किया है
नैब के तरमीम का जिसके लिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने आपकी हिमायत नहीं की। तो ये बात मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। आपसे ये बात मुनासिब नहीं है, सोलंकी साहब कह रहे हैं। पहली बात सोलंकी साहब, जो आपने कहा कि 6 महीने तो नहीं, तकरीबन 4.5 महीने लगे। हम पूरा जिद करते रहे कि शहबाज साहब अंदर हैं, उन पे नैब के केसेस हैं, उनको खुदारा कमेटी का चेयरमैन ना बनाएं, किसी और को बना दें। लेकिन इन्होंने कहा जी कि जी ठीक है जी, जिद नहीं करती ना। नहीं सुने ना, हमने फिर आखिर में जिद छोड़ दी। हमने कहा चले आपकी मान लेते, हम सरेंडर कर गए, हम अपने सामने शर्मिंदा हो गए कि हम नहीं कर सके, हमने हार मान ली। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरी रात शुरू कर ली कि अब जनाब हमारे वो साद रफीक साहब गिरफ्तार हो गए, अब उनको बुलाएं। उनको बुलाने के बाद उनको 20 कमेटी में डालें ताकि शहबाज शरीफ साहब कमेटी खेलते रहें और जेल की बजाय वो यहाँ बैठ के तो वो मतलब प्रोटोकॉल एंजॉय करें। हमें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि हम तो लोगों से वादा कर गए हैं कि हम करप्ट लोगों का एहतसाब करेंगे, ये हमने ठीक कर दिया। ये कानून भी बदल नहीं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर का जो कानून है ये भी आईन में मौजूद है, आप इसका कुछ कर नहीं सकते। अब इसकी वजह से हुआ, लेकिन अब मैं बताऊं काफी सारी कमेटीज बन गई हैं और हम पूरा पिछली हमारी पार्लियामानी कमेटी में 6 नए कानून लेके आ रहे थे। विसल ब्लोअर एक्ट था, आपकी लिटिगेशन 2 साल में खत्म करने का कानून लेके आ रहे हैं, और 4-5 कानून थे। अब ये पहले दिन आते हैं तो ये आके वो नैब पे तकरीरें शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको पता है वो शायद खाकाना भाई साहब जो बात सोलंकी साहब ने की ना, उसका फिर उसी तरह स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना कि आपने क्या कोई बिल टेबल किया, आप लेकर आए, इन्होंने आपको डिबेट नहीं करने दी, फिर तो बात सुने वो इसमें ये बात सही है। आज आप ऐलान कर देना इस शो में, अब्बासी साहब आज ऐलान कर दे इस शो में कि आप कब ला रहे हैं। देखिए मेरी बात कानून खाली आपने खुद आपने अभी अदम एतमाद का इजहार किया। मैं आपका सवाल समझ आपने कहा कि ये बुरा कानून है, प्रोसिक्यूशन बुरी है, तो आप ले आए ना कानून। सोलंकी साहब, हमने नैब की वजह से बाबर अवान साहब की वजारत खोई, अलीम खान को जेल में जाना और वजारत गई, इसी तरह आजम स्वाति साहब की भी वजारत गई। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम समझते हैं नैब का प्रोसेस चलेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना वैसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि कल हम टेबल कर दें, हम पीपल्स पार्टी, PMLN, हम और बाकी जमातें बैठेंगे, उस पर कोई पूरी मुशावरत करेंगे, फिर कानून बदलेंगे। इस तरह कानून हमने पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। जहां तक कमेटीज बनने की बात थी वो जरूर डिले था, लेकिन उसकी वजह से वो जो आपने कहा कि सो कॉल यहाँ रवायत थी, यहाँ ये भी रवायत थी कि किसी पे केस नहीं बनाने, यहाँ ये भी रवायत थी कि नैब को इतना कमजोर रखना है कि सारे लोग नैब से वो ड्राई क्लीन होकर निकलते रहे, और मेरी समझ के मुताबिक आधे लोग तो निकल गए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो जो केसेस का मलिक साहब हवाला दे रहे थे, जी हमने नहीं बनाया, आपके दौर में बने, फिर आप कहते हैं रवायत थी कि केस नहीं बनते थे, इनकी अपनी केस बनते। देखिए ना, कमजोर गवाह, कमजोर प्रोसिक्यूशन, कमजोर प्रोसेस करके 11 साल कहना कि केस नहीं बनता था। अगली बात मैं यही कह रहा हूं ना, अंडरस्टैंडिंग थी ना, लोगों को लॉन्ड्री से निकालें, वो नैब आप लोगों पर भी है, मेरी बेट सुने, तो आप लोगों पर भी हैं, परवेज खटक पे हैं, महमूद खान पे हैं, इमरान खान ले लूं। मैं मलिक साहब से जरा पॉइंट ले लूं। ये फैसला ना आपने करना है ना मैंने करना है, ये नैब ने करना है। जिस तरह हमारे अलीम खान साहब अरेस्ट हुए, अगर कोई और भी हुआ तो हम बिल्कुल अब्बासी साहब इजाजत दें। मलिक साहब, जी मलिक साहब। अब्बासी साहब मुझे इजाजत दें। जी सर। अच्छा, अब आप ये तय कर बैठे हैं कि चाहे आपका जो इल्जाम है वो गलत भी हो, आपने मुझे करप्ट कहना है, ये आपने फैसला कर लिया, ये बड़ी ज्यादा नहीं एलिगेशन है सर, मैं एलिजेडली कह रहा हूं, मैंने एक दफा भी करप्ट नहीं ये नहीं एलिगेशन नहीं है। नहीं अब्बासी साहब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी सख्त ज्यादती है। मैं कह रहा हूं कि आपने बेसलेस केसेस की बुनियाद पर मुझे करप्ट कहा। आप हुकूमत है, मैं ऑपोजिशन हूं, ये तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है कि आप मुझे जब तक मेरे खिलाफ कोई सबूत इस तरह से नहीं लेकर आते, आपका हक नहीं बनता कि आप मुझे करप्शन की डिक्री जारी करें, बनता नहीं है। जब आप ऑपोजिशन में थे, आप मुझे चैलेंज कर रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे, मैं सुन रहा था, प्रॉब्लम नहीं थी। आज किसी को करप्ट कहने से ज्यादा बड़ी गाली को और हो सकती है। एक पॉलिटिकल बंदे को चोर डाकू का रिटोरिक देना, इससे ज्यादा को और बड़ी गाली हो सकती है। आप उसकी पब्लिक परसेप्शन को डैमेज करें और हुकूमत में बैठ के करें, इससे ज्यादा को अनफेयर कोई प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन इसमें मलिक साहब एक फेयर पॉइंट दीजिए ना हुकूमत को, एक फेयर पॉइंट दीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस पे मौकफ ये है कि जी हमारा इलेक्शन का ये नैरेटिव है, ये इलेक्शन का हमारा मंत्र है, हम इसको कैसे छोड़ दें? नहीं चलें, एक सेकंड याशविन ठहरे, एक सेकंड देखें। हमने ये कहा कि किसी एक चीज को बुनियाद बना लेना। हमने कहा कि गवर्नेंस के पॉइंट पर मैंने अब्बासी साहब की पार्टी के, अभी तक मैं अब्बासी साहब को भी दावत देता हूं, खूब अपनी तैयारी कर लें। मैं इनको जिस जगह जो वेन्यू कहते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस पे एतराज है ना कि उन्होंने करप्शन की है, तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, इनको मैं
सारे रिकॉर्ड के कस्टोडियन आज ये हैं। अगर साफ पानी है तो उसके कस्टोडियन ये हैं। आप ये कोई पॉइंट, कोई वेन्यू, क्योंकि मसला सिर्फ मीडिया ट्रायल का है। कोर्ट्स में जो हो रहा है उस पर ये कह रहे हैं वीक प्रोसिक्यूशन है, हम कह रहे हैं बेसलेस केसेस हैं। तो ये इल्जाम लगा दें हमारे ऊपर कि जी हमने आशियाना में 1 2 3 4 5 ये अच्छा, अब मुझे एक सवाल करने की इजाजत देंगे अगर आप माइंड ना करें। मेरी एक सेकंड अब्बासी साहब, मेरी बात मुकम्मल होने दें। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सिलसिला आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और चला लेंगे, यकीन जाने। मेरी ख्वाहिश है कि तहरीके इंसाफ डिसबैंड ना हो, जो कि मुझे इसके अवामिल ये लग रहे हैं कि डिसबैंड ये मुंतशिर इस अंदाज में होगी कि इनकी अपनी पंखियां भी नहीं मिलेंगी कि किधर गई। आप जैसे लोग जो नजरियाती लोग हैं, आप जैसे लोग जो एक कॉज पर खड़े हैं, मुझे आपकी बड़ी इज्जत है। पहले मेरा आपके साथ तारुफ नहीं था, अब जब मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत पता किया ना, तो मैं अब आपकी इज्जत करता हूँ। आप जैसे वो नजरियाती कारकुन, मेरी बात सुन जी सर, सही तरीका है मियां अपना मलिक साहब चुप कराने का। आई थिंक मलिक साहब को टेक्निकल इशू, आवाज चली गई, वैसे उन्होंने आपको चुप करा दिया लेकिन अब उनकी आवाज बंद हो गई है। देखिए मैं ये समझता हूँ, अब उन्होंने चूंकि बहुत तारीफें कर दी हैं, इसलिए अब मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं कुछ कहूं। बोलूं। बात पता क्या है, देखिए बड़ी वाज़ेह बात है। उन्होंने कहा जी आप हमारे लोगों को अलेजेडली करप्ट कहते हैं, तो मैं सिर्फ किसी ऐसे बंदे को, मैंने मलिक अहमद खान को, अहमद साहब को क्यों नहीं कहा कि आप करप्ट हैं? मैंने उनको कहा है जिनको इनके बनाए हुए इदारों ने अगर उनको इल्जाम लगा के उठा लिया है, अरेस्ट कर लिया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, उनको कहा है ना, आप भले जिन लोगों का नाम लेते हैं हमारी पार्टी में, उन पे अगर नैब के केसेस हैं, आप उनको अलेजेडली करप्ट कह सकते हैं, उन पे करप्शन का इल्जाम है। हम ऐसे ही को लोगों को नहीं किसी को इल्जाम दे रहे कि कोई एक बंदा घर बैठा है हम उसको करप्शन का इल्जाम देते हैं। बात यह है कि हम, जैसे आपने खुद ही कह दिया कि हमारा पार्टी का खड़ा होना, हमारा इलेक्शन जीतना, हमारा करप्शन और एंटी करप्शन हमारा पूरा सियासी एक पूरी हमारी कैंपेन थी। हमने कहा कि इन लोगों ने करप्शन की, इसीलिए लोगों ने हमारी बात सुनना पड़ी। अब वो एक आदमी जिसको हमने करप्ट कहा है उसको नैब उठा लेता है और नैब कहता है कि ये है और नैब पे हमारा कोई जोर नहीं है, तो क्या हम उसको अपनी कामयाबी ना समझे कि हमने पॉलिटिकली लोगों को कहा कि ये लोग करप्ट हैं। आज एक इंसाफ का या एहतसाब का इदारा भी वही बात कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, दैट एंडोर्सेस माय पॉलिटिकल पॉइंट। हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम गेनिंग माय पॉलिटिकल पॉइंट व्हिच आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट फॉर लास्ट 22 इयर्स। आपका जो चैलेंज है ना जी, आप मेरी पोजीशन को चैलेंज करके अपनी रेलेवेंस नहीं पैदा कर सकते। अच्छा, मैं एक आपकी आवाज से मैं एक सवाल करता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत ने कहा है कि मियां साहब इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट एंड करप्शन एंड करप्ट। देखिए मेरी बात सुनिए मैं आपको दो बातें मुझे सर सवाल करना, मेरा कंसर्न सवाल क्या उनको मैं करप्ट कह सकता हूं? मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूं, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। बड़ी सिंपल बात है, आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर आपकी ये सोच है कि आप मुझे चैलेंज करके यानी मुझे बुरा कहकर आप अपनी रेलेवेंस पैदा कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। अच्छा मलिक साहब मेरे पास वक्त नहीं, मेरे एक सवाल मरियम से रिलेटेड मलिक साहब से जरूर पूछना है। सर ये मरियम साहिबा ने जो कहा है कि फतह का मौसम करीब आ गया है, ये किस किस्म की गुफ्तगू? देखिए अब आपके नाक़िदीन भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत ऐसी बात करे तो आप कहते हैं ये बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, आप करें तो आप लोग मासूम अपने आप को डिक्लेयर करा देते हैं। नहीं देखिए, वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि उनको वो सवाल एक आसिम नसीर हमारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये सवाल किया और कहा कि कोर्ट में आपका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ शहबाज साहब का और उनको फतह हासिल हुई, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फतह का मौसम करीब आ रहा है। दिस वाज ऑल। मलिक साहब ये आपको अदालतें जब आपको रिलीफ देती हैं तो आपको खुशी होती है, बिल्कुल जायज होती है। जरा जब आप यही अदालतें आपको सजा देती थी जो आप इनके बारे में कहते थे, आपकी पूरी ब्रिगेड सो कॉल्ड आपकी डेमोक्रेटिक ब्रिगेड, कोई आपको शर्मिंदगी है? दिल पे लगी हुई है, शर्मिंदगी है, दिल पे लग गई है। मुझे बता दें वो तलाल दानियाल और निहाल जो कुछ इन अदालतों के बारे में कहते थे वो आपको तो हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, आई एम रियली सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर सदाकत अली अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह।